Hi everyone. So GS3 Mains 2025 is done, and this time there were 9 questions that could have been answered directly and completely from our hit notes and videos without referring any other source. Yes, किसी और बुक मैगजीन की जरूरत ही नहीं थी इन क्वेश्चंस के लिए. डायरेक्टली जो नोट्स में पढ़ाया, वीडियोस में बताया, दैट वाज मोर देन इनफ टू राइट अ हाई क्वालिटी आंसर. एक एक सब पार्ट को डिटेल में विद वैल्यू एडिशन, एग्जांपल्स, रिपोर्ट्स, डेटा डायग्राम सब दिया हुआ था. बहुत अच्छे आंसर इनके लिखे जा सकते थे एंड और कोई मटेरियल इसमें चाहिए ही नहीं था. इट वाज मोर देन इनफ. एंड देयर वर मेनी अदर क्वेश्चंस जिनके सब पार्ट्स भी वी कुड हैव एड्रेस्ड बेस्ड अपॉन दीज. सो लेट अस सी देम इन डिटेल. एंड हमारा पहला डायरेक्ट हिट एनडीसीज. नाउ दिस वाज ऑन माय हिट लिस्ट. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई ये आने वाला है. 2 दिन पहले एग्जाम से मैंने बोला था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. एनडीसीज प्लीज इसे जरूर कवर कर कर जाना. एंड तीनों अपडेटेड टारगेट्स दे दिए थे और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है वो भी दे दिया था. एंड रिसेंटली लास्ट वीक ही वी डिड इट इन 2026 बैच एंड इतना ही हमने बस पढ़ा है. एंड यही एग्जैक्ट जो हमने पढ़ा है तीनों डायमेंशन उसने उठाकर पूछ ली. सबसे पहली यही कि व्हाट आर द इंडियाज कमिटमेंट्स. पेरिस में हमने क्या कमिटमेंट करी, तो पेरिस में हमारे 3 क्वांटिफाइबल गोल्स थे. दीज आर द गोल्स. बस इन्हीं को याद करना था, रखना था. फिर COP26 हुआ, वहां मोदी जी अपना पंचामृत देकर आए. 2 न्यू एडिशन आ गए. 50% में नॉन फॉसिल की जगह मोदी जी ने रिन्यूएबल बोल दिया और 2070 नेट जीरो आ गया. एंड उसके बाद रिसेंटली हमारे अपडेट हुए थे 2022 में पंचामृत के बाद ही उसी के बेसिस पर अपडेट हुए. एंड उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या था जो हमने अपनी बायनुअल रिपोर्ट में भी सबमिट किया. एंड इसका जो 50% नॉन फॉसिल टारगेट है वो हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. सो दिस वाज अ प्रीटी गुड प्रिडिक्शन एंड डिसीज से रिलेटेड. एंड इतना ही इसमें पढ़ना था. सी, दैट इज द थिंग. सो कॉस्ट बेनिफिट देखनी जरूरी है नोट्स की. भाई कितना कंटेंट पढ़ना है, क्या वो डायरेक्टली रेप्लिकेट हो पा रहा है या नहीं. सो ऑन दिस पैरामीटर दिस वाज अ प्रीटी गुड हिट. एंड डायरेक्टली सेम डायमेंशंस उसने सारी पूछी. तो पहले यही पूछा कि पेरिस के अंडर क्या है एंड हाउ दीज हैव बीन फर्दर स्ट्रेंथन इन COP26. तो COP26 में यही था पंचामृत. ये रहा मेरा सेकंड पार्ट, ये रहा मेरा पहला पार्ट. एंड इन दिस डायरेक्शन हाउ हैज द फर्स्ट एनडीसी इंटेंडेड बाय इंडिया बीन अपडेटेड. तो हमारे जो एनडीसी अपडेट हुए हैं ये रहे. और उसकी अचीवमेंट भी लिख देना बिकॉज 15 मार्कर है, मेरे पास स्पेस बचेगी. सो दिस वाज आवर फर्स्ट वन. प्रीटी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इसमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कि भाई 35% था पहले, अब 45% एमिशन इंटेंसिटी कर दिया. ठीक है, अब उसकी सक्सेस कितनी है, अचीवमेंट कितनी है, और 50% नॉन फ्योसिल. ये सब चीजें वहां पर स्पेसिफिक लिखनी पड़ेंगी. जीएसटी में मार्क्स लाना इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि स्पेसिफिक फैक्चुअल चीजें लिखनी पड़ती हैं, तभी अच्छे मार्क्स मिले. फिर चलते हैं नेक्स्ट पे. सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म. पिछली बार भी हमने इंटरनल सिक्योरिटी पे पढ़ा था, यूट्यूब पर अभी भी वो वीडियो है. इस बार भी वी कवर्ड इट. एंड अगेन ये पीवाईक्यू थीम है. सो इसीलिए ये नोट्स इंपॉर्टेंट हैं. और जो हमारी हिट सीरीज है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज सारी क्लासेस पीवाईक्यू ड्रिवन ही है. पीवाईक्यू इंस्पायर्ड सारी थीम्स उसमें कवर हो रही हैं, पूरा सिलेबस है एंड करंट अपडेट्स भी उसमें आ रही है. तो ये क्या था 2026 का, मैंने बार बार वीडियो में बोला था कि गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट 2026 तक क्या बनाना है, नक्सल मुक्त भारत. 31 मार्च 2026. तो इंट्रोडक्शन में अपनी करना चाहता ना, डायरेक्टली इसी से ही करता क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट है. सो ये था कि गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टेटेड कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म 2026 तक खत्म करेंगे. तो डायरेक्टली इससे शुरू कर दो, साथ में डेटा दे दो कि इतना रिडक्शन हो गया है और जो हमारे रेड कॉरिडोर हैं वो रेड पॉकेट्स बनते जा रहे हैं. बन गया. और उसके बाद ये मैप तो बनाना ही बनाना है. सिंपल सी चीज. फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये रहा भाई. ये लो डेफिनेशन. सिंपल. क्या है, क्या फीचर्स हैं, ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बोला था मनमोहन सिंह जी ने. सब चीजें इसमें लिख दो. एंड फिर उसके बाद व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन. तो क्या होता है, मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी थी. उसमें समाधान, फिर सिक्योरिटी मेजर्स, कोबरा बटालियन, मॉडर्नाइजेशन पुलिस फोर्सेस, डेवलपमेंट अप्रोच करी, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, सरेंडर रिहैबिलिटेशन स्कीम चलाई हमने, और ग्रे हाउंड्स, आमचो बस्तर आमचो पुलिस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, फाइनेंशियल मीडिया प्लान. इस पर्सपेक्टिव से इसको मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी के थ्रू लिखकर दिखाना था. जीरो टॉलरेंस अप्रोच है, मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी है, और नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान भी आया था. बस यही सब चीजें गवर्नमेंट ने करी और अल्टीमेटली देयर हैज बीन अ डिक्लाइन. ये डायग्राम भी बना सकते थे. 10 मार्कर था.
तो थोड़ा-सा लिमिट करना पड़ेगा आंसर में। बट डायरेक्ट अगेन पीवाईक्यू ड्रिवन थीम है एंड वेरी वेल कवर्ड इन द नोट्स, सब कवर किया होता है इसको हमने डिटेल में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेन बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कर्ज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया? मैनिफेस्ट कैसे हुआ, कितनी टाइप्स हैं, कैसे कैसे देखने को मिल रहा है, सो वो सब चीजें हमें लिखनी है। फिर इलेबोरेट विद कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। अब ये क्यों था, करंट से इसको लिंक करके सोचो। पहलगाम, सिंपल सी चीज, उसी लिए क्वेश्चन आया टेररिज्म से इंस्पायर होके। एंड पीवाईक्यू में भी सिमिलर उन्होंने पूछा हुआ है। एंड इसके बाद मैंने बोला है जीएस3 में हमेशा गवर्नमेंट मेजर्स याद रखने जरूरी होते हैं एंड हमेशा दिए हुए हैं नोट्स में। इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने क्या लिया है एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड। एंड यही इतना ही पढ़ना था इस टॉपिक के लिए, बस इतने से ही आंसर हो बन रहा है। नक्सलिज्म पर इफ यू आर रीडिंग 50 पेजेस 60 पेजेस, टेररिज्म पे 30 पेजेस पढ़ रहे हो तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतना प्रीलिम्स मेंस के गैप में पढ़ भी नहीं सकते हो। सो इसीलिए देखो खाली इतना ही पढ़ना था और इतना ही नोट्स में दिया होता, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है हमारा। कॉस्ट बेनिफिट देखो कितना हाई है कॉस्ट बेनिफिट। सो टेररिज्म क्या है बता दो, पहले ग्लोबल और इंडियन दोनों एग्जांपल दे दो कि पहलगाम में हुआ, लोन वुल्फ अटैक्स भी हो रहे हैं, उसकी वैरायटी आ रही है, ठीक है, हाइब्रिड वॉरफेयर और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि कैसे चेंज हो रहा है वो। अब उसके बाद आएगा हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, उसकी जो वेरियस टाइप्स हैं इंडिया में कैसे दिख रहा है वो बताना है और इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स देने हैं बिकॉज दे हैव रिटन कॉन्टेम्पररी एग्जांपल्स। तो सो इथनो नेशनलिस्ट, रिलीजियस से भी लिंक करना चाहो तो रेडिकल या रिलीजियस लिख सकते हो। फिर आइडियोलॉजिकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बताए हमेशा दंतेवाड़ा में, और जो हमारे ट्राई जंक्शन एरियाज है वहां हमेशा रोज कुछ ना कुछ हो रहा होता है। गडचिरोली हो गया तो उसका एग्जाम्पल लिखकर बता दो सीधा यहाँ पर। यही तो करना है, स्टेट स्पॉन्सर्ड लिख दो अभी, पुलवामा, 26/11, पहलगाम, सब तो पता है हमें। बस ये मैनिफेस्टेशन में ऐसे 4 टाइप्स दिखाकर आने पड़ेंगे, तब वो एग्जामिनर खुश होगा। ऐसे ही नार्को टेररिज्म बना दो अपना, गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन क्रिसेंट का मैप उधर से। फिर साइबर टेररिज्म, चाइना पाक, इंडियाज पावर ग्रिड, मुंबई पावर ग्रिड, दिल्ली नॉर्दर्न इंडिया की पावर ग्रिड, दे वर लिंक्ड टू चाइनीज साइबर अटैक्स। सो ये सारी चीजें लिख कर आओ, पहले वाले ये सारे पॉइंट्स इसमें आराम से आ जाएंगे। बहुत बढ़िया आंसर बन गया, 10 मार्कर ही तो था ये। सी 6 पॉइंट मेरे इसके मैनिफेस्टेशन के, मेरे इंट्रो हो गया, मेरे एग्जांपल्स आ गए। उसके बाद काउंटर मेजर्स क्या लिए हैं हमने, लीगल लिए हैं, इंस्टीट्यूशनल लिए हैं, फाइनेंशियल हैं, उनके फंडिंग स्टॉक कर रहे हैं और एंटी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। जैसे ऑपरेशन पिजन, कहाँ पर था ऑपरेशन पिजन, नोट्स में दिया हुआ है, देखना जाकर। ऐसे ही काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन, और मैंने बोला था हर बार इसमें ग्लोबल कोऑपरेशन का एंगल आएगा। सो वो एंगल भी लिख देना कि कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। जैसे अभी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज थे तो राणा को लेकर आए थे हम इंडिया। प्रिटी प्रिटी सिंपल, वेरी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन, और कंक्लूजन में लिख देंगे कि ये ग्लोबल चैलेंज है इसीलिए सीसीआईटी की जरूरत है, ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। सिंपल कंक्लूजन भी इसका रेडीमेड दिया हुआ है नोट्स में मैंने, बस इतना ही सोचो पढ़ना था इस टॉपिक के लिए, दैट इज इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना था। फिर आता है हमारा मैरीटाइम सिक्योरिटी, सिंपल, पहले भी पूछा हुआ है नोट्स में अगेन डायरेक्टली गिवन कि अब क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड्स पढ़ो, दैट व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडियाज ट्रेड। तो इंडिया की ट्रेड से मैरीटाइम सिक्योरिटी को लिंक कर रहा है, तो क्यों करेंगे, बिकॉज 90% से ज्यादा हमारी ट्रेड वॉल्यूम जो एक्सटर्नल ट्रेड है दैट इज डन बाय सी। ये ही इंट्रोडक्शन सेम चीज दी हुई थी, और हमारी 11,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। सो ये एग्जैक्ट इंट्रोडक्शन मिली हुई है डेटा के साथ, यही चीज तो लिखनी है। ऑलराइट, सो देखो सामने है तुम्हारे, ये एग्जैक्ट तुम्हें वर्बेटिम वहां जाकर लिखना है। सो इसके बाद इसको चाहो तो और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, एक दो और चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, और इसमें मैप भी बनाना चाहिए बिकॉज 15 मार्कर है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप। तो मैंने वीडियो में इसको डिस्कस करते हुए बोला था कि ऐसा इंडिया का मैप बनाकर दिखा देना। ये गुजरात, यहाँ से हमारा गोल्डन क्रीसेंट, यहाँ गोल्डन ट्राइंगल अगर करना भी चाहते हो तो इधर से क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था, 26/11 हुआ, फिर गोल्डन क्रीसेंट की वजह से यहाँ गुजरात और
इधर पोर्ट्स पर ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म वो सब प्रमोट हो रहा है। फिर यहाँ पर अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट, यहाँ पर क्या हो रहा था? पायरेसी इंडियन ओशन में। तो हमारे जो सारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, उस पर भी थ्रेट होता है। ऑलराइट, इसीलिए हमारे लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल है। प्लस वी हैव 12 मेजर पोर्ट्स, तो 100 नॉन मेजर पोर्ट्स, उन पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना हमारी ट्रेड के लिए, सिक्योरिटी के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? सेकंड पार्ट में पूछा है मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या हैं। ये रहे मेरे चैलेंजेस। टेररिज्म विद एग्जांपल, स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, इट इज नॉट जस्ट नारकोटिक्स या ड्रग्स, उसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स, गोल्ड, सारी चीजें हो रही हैं। पायरेसी, रॉबरी, जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स, ये सब चीजें इसमें लिख दो। ऑलराइट, इसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी के और चैलेंजेस भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अगेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स मैंने दिए थे कि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए हैं, तो उन्हीं का मिक्स करके लिखो कि उन मेजर्स को लेने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जैसे व्हाट इज दैट? NC3I एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हमने ऑलरेडी बनाया है। सो ऐसे हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल मेजर्स यूज़ करो, सर्विलेंस बढ़ाओ, रेडार यूज़ करो, फिशरमैन की आइडेंटिफिकेशन करो, उनको RFID कार्ड और पता नहीं क्या-क्या दिया हुआ है आइडेंटिटी के लिए। फिर कम्युनिटी एंगेजमेंट करो, कम्युनिटी पुलिसिंग के लिए सेंसिटिवाइज़ करो उन्हें। सो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर लिखनी पड़ेंगी एंड अगेन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन बन जाएगा अपने आप अच्छा आंसर। ठीक है? तो इसमें इसने डायरेक्टली अगर ये नहीं भी पूछा कि इंडिया ने मेजर्स क्या लिए हैं, अपनी तरफ से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख देने चाहिए लास्ट में कि गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। दीज़ आर द इनिशिएटिव्स बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट, ऐसे हब एंड स्पोक बनाकर, बिकॉज़ 15 मार्कर है, आई हैव द स्कोप, आई हैव द स्पेस एंड उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ अगेन क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। What are the major challenges to internal security and peace process? Internal security and peace process को क्या चैलेंज है? मतलब कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो इंसर्जेंसी है वो किस वजह से ड्राइव हो रही है? ये सोचो, यही तो हो गया ना, लाइक वही चीज वो पूछना चाह रहा है, बस घुमा दिया उसने कीवर्ड को। जो उसका इंटेंट है वो सेम ही है, कंटेंट सेम ही है, ये रहा डायरेक्ट, एज सिंपल एज दैट। एंड मैप द वेरियस पीस अकॉर्ड एंड एग्रीमेंट्स पास्ट डिकेड में, सब दिया हुआ नोट्स में। ये लो, ये दिया हुआ था कौन-कौन से हमने इम्पोर्टेंट किया है। सारे याद रखना, आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट 4 या 5 जितने लिखने हैं लिख दो। सो हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस? सबसे पहले बता दो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी चल रही है, ड्रिवन बाय क्या फैक्टर्स हैं, ये चीज़ लिख दो। ठीक है? और ये मैप नॉर्थ ईस्ट में मैंने बोला था हमेशा बनाकर आना है। एज़ सिंपल एज़ दैट, ये बनाना ही बनाना था वहाँ पर मैप। नोट्स में भी दिया हुआ है ये, वीडियो में भी आई आल्सो डिस्कस दिस। एंड नाउ इज व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस? तो यही सारे तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, पीस प्रोसेस के चैलेंजेस है। क्यों पीस नहीं आ पा रहा? क्यों इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? यही इन्वेस्टमेंट ड्राइव कर रही है, ज्योग्राफिक टेरेन, लिमिटेड फैक्टर्स, फिर एथनिक एंड ट्राइबल असर्शन, सॉवरेनिटी, ग्रेटर ऑटोनॉमी, रोज डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जैसे कुकी मैती, फिर ग्रेटर नागालैंड की डिमांड, बोडोलैंड की डिमांड। ऐसे ही पॉलिटिकल कॉजेस, गन रनिंग, उनके साथ नेक्सस बना हुआ है ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स के साथ, पर्टिकुलरली इधर गोल्डन ट्रायंगल की वजह से। एंड इकोनॉमिक डिप्रीवेशन, अंडर डेवलपमेंट, गवर्नेंस डेफिसिट, फिर एलिज्ड मिसयूज ऑफ आफ्सपा, जैसे मॉन में नागालैंड में किलिंग्स हुई, उसके अगेंस्ट फिर प्रोटेस्ट हुआ एंड अगेन वो स्प्रेड हो गया प्रोटेस्ट। तो पीस कैसे आएगा अगर प्रोटेस्ट होते रहेंगे ऐसे तो? और ट्रांसनेशनल सपोर्ट स्टेट एक्टर्स के थ्रू, नॉन स्टेट एक्टर्स भाग जाते हैं म्यांमार से फ्री मूवमेंट रिजाइम की वजह से। सेफ हेवेंस, आर्म सप्लाई, म्यांमार, चाइना, सबसे उनको मिलता है, विद एग्जांपल लिख दो। और इलीगल माइग्रेशन अनदर इशू। सो यही सारे जो हमारे कॉजेज या ड्राइवर्स थे वो ही हम इसमें लिख कर आएंगे कि दीज आर द मेजर चैलेंजेस। ठीक है? तो स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, ट्रैफिकिंग, इंसर्जेंसी, आर्म्स, ये सब चीजें इसमें लिखी जाएंगी। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, एवरीथिंग विल बी रिटन, ये सारी चीजें इसमें दी हुई थी। हाँ, उसके बाद आता है कि वेरियस पीस अकॉर्ड्स क्या लिए हमने। तो गवर्नमेंट ने ये पीस अकॉर्ड्स लिए, इनके 4-5 के नाम लिख देना। उसके बाद भी बिकॉज़ हमारे पास स्पेस बचेगी, 15 मार्कर है तो मान लो इतना मेरा डेट पेज पर हुआ,
मैंने ये लिख दिया तो मेरे 2 पेज हो गए। उसके बाद लास्ट पेज ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट खाली बचेगा। तो उसमें फर्दर वे फॉरवर्ड में जो मैंने निमोनिक बना कर दिया था ना पॉज़्ड का, उससे पॉइंट लिख देना कि फर्दर हमें ये करने की ज़रूरत है और कंक्लूजन आ जाएगा मेरा। दैट इज़ इट। बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर फूड प्रोसेसिंग, अगेन एग्ज़ैक्ट सिलेबस से, पीवाईक्यू से एंड इसीलिए नोट्स में है। बिकॉज़ नोट्स बने ही ऐसे हैं, सिलेबस पीवाईक्यू थीम्स ड्रिवन करंट की इम्पोर्टेंट थीम से लिंक कर कर ही बने हैं। सो डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट करना है। इट इज़ अ सनराइज़ सेक्टर, कितना ग्रो हुआ, कितना परसेंट ग्रो हुआ लास्ट 8 ईयर्स में। मैंने हमेशा बोला ये लिखना चाहिए इंट्रो में बिकॉज़ जीएस3 में स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं, वरना जनरल आंसर कोई भी लिख सकता है। फिर ये डायग्राम बनाना था। तो स्कोप क्या है? स्कोप अपॉर्च्युनिटी वही है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़्ड मैन्युफैक्चरिंग में। फिर हमारा क्या है? हमारी मार्केट है, डिमांड है, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। अब उसके अलावा मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो प्रमोट हो रहा है सेक्टर। सो ये सब अपॉर्च्युनिटीज़ एंड इसके बाद चाहो तो 15 मार्कर है, सिग्निफिकेंस भी लिख देना। बिकॉज़ इट इज़ अ 15 मार्कर, खाली मैं स्कोप लिखूँगा नहीं, उसके बाद सिग्निफिकेंस भी लिख देना चाहिए था। बहुत स्पेस बच रही थी। एंड देन कम्स मेजर्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये रहे मेगा फूड पार्क, किसान संपदा योजना, एफएमई बनाया, ऑपरेशन ग्रीन्स बनाया, ऐसे ही एफपीओज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, टॉप से टोटल, फिर साथ में पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लिख दो, कि कैसे-कैसे ये हो रहा है। बिकॉज़ अल्टीमेटली इन सब से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही रही है। तो यही लिखना पड़ेगा। You'll have to write all these things, लिख दो। लिज्जत पापड़ का लिख दो, एसएचजी लिंकेजेस लिख दो कि उनके थ्रू कोऑर्डिनेट करके विमेन को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और एग्ज़ाम्पल लिख दो। ऑलराइट? तो ये सब सिग्निफिकेंस, अपॉर्च्युनिटीज़, मेजर्स लिख दिए, 15 मार्कर है, उसके बाद स्पेस बचेगी ही बचेगी लास्ट में। तो चैलेंजेस जो हैं इसके, वो भी लिख सकते हो एंड उसके बाद अपना कंक्लूजन लिख देना, क्या करने की ज़रूरत है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नाउ ये और पिछला क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस वही थोड़ा बहुत मोल्ड कर कर मुझे कीवर्ड चेंज करने पड़ेंगे एंड सप्लाई चेन का हमने डायरेक्टली क्लास में डिस्कस किया था क्वेश्चन। नाउ स्कोप एंड सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे सप्लाई चेन की? स्कोप क्या है सप्लाई चेन का, मतलब अपॉर्चुनिटीज क्या है? एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ठीक है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करना, फार्मर की इनकम, वही सारी चीजें हम लिखेंगे। सो स्कोप अगेन, जहां पर अपॉर्चुनिटीज के जो पॉइंट हैं इसी से ही उठाकर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी स्कोप बन सकता है एंड उसके बाद डायरेक्टली सिग्निफिकेंस पे आ जाओ। क्या क्या उसकी सिग्निफिकेंस होने वाली है, वही कि फार्मर की इनकम बढ़ेगी, डबलिंग फार्मर इनकम की तरफ जाएंगे हम, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे, उनको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है? मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हाई है, इसीलिए ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ लिंकेजेस होंगी हमारी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा सप्लाई चेन की वजह से, क्योंकि मेगा फूड पार्क्स बनेंगे। अगेन वो पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड है, तो जो उसके बेनिफिट्स हैं, एक पॉइंट में इसके भी बेनिफिट्स आ जाएंगे। ऑलराइट, तो बहुत बढ़िया सिंपल इसका अच्छा आंसर बन सकता है एंड ये वीडियो ऑलरेडी है, दिस इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नाउ ये क्वेश्चन, factors responsible for depleting groundwater in India. Now, what are the steps taken by government to mitigate such depletion of groundwater? So, ये अभी रिसेंटली हमने कवर किया था अपने एनवायरमेंट वाली वीडियो में। अब वाटर स्कार्सिटी, वाटर सिक्योरिटी, उसमें एक मेजर टॉप रीजन आता है डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, तो उसी के पॉइंट्स मुझे बनाकर लिखने हैं। सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना चाहिए इसको कि हमारा 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, बट 4% ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं और नीति की रिपोर्ट ने बोला था कि हमारी जो 21 मेजर सिटीज हैं दे वुड सून रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर। कितना बढ़िया इंट्रोडक्शन है, डेटा रिपोर्ट ड्रिवन इंट्रोडक्शन। फिर फैक्टर्स हैं, क्या है फैक्टर्स लिख दो। सबसे पहला ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से हो रहा है और जो लार्जेस्ट यूज है वो किस लिए है? इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर ग्लोबली, 25% ऑफ टोटल ग्लोबल एक्सट्रैक्शन। ये डेटा लिख कर आओ वहां पर, तभी मजा आएगा। एंड एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली 90% एक्सट्रैक्टेड फ्रेश वाटर यूज करता है। ऑलराइट, फिर इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर है, वो भी फैक्टर हो गया। क्यों?
किस लिए? वाटर गज़लिंग क्रॉप्स, पैडी, शुगर केन, ये दोनों क्रॉप्स ही अगर हम देखें तो मोर देन 60% ऑफ इरिगेशन वाटर यूज़ कर रही हैं ये। और फर्दर 1 किलो पैडी या राइस उगाने के लिए हम 5600 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं। ये सारा डेटा इसमें आएगा आंसर में। एवरीथिंग विल कम, इसी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन हो रहा है। और क्या पॉइंट आएगा? नेक्सस, पावर या फिर एनर्जी वाटर नेक्सस। अब हुआ क्या? एमएसपी की वजह से गवर्नमेंट ने साथ में उनको इंसेंटिवाइज दे दिया, फ्री बिजली दे दी, और फ्री बिजली मिली तो सबने, किसानों ने पंजाब हरियाणा में पंप लगाया और पानी निकालना शुरू कर दिया। तो उसीलिए अगेन ग्राउंड वाटर डिप्लीशन होना शुरू हो गया। सो ये एनर्जी वाटर एमएसपी नेक्सस लिखना चाहिए साथ में। और फिर अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसकी वजह से हो रहा है, लिख दो। बेंगलुरु एटसेट्रा, चेन्नई में है, डे ज़ीरो पहुँचने वाला है क्राइसिस। और अगेन डिमांड बढ़ रही है, हमारी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज़ नहीं है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है, और वो भी मेजॉरिटी अनफिट है, कंटामिनेटेड हो गया है हेवी मेटल्स की वजह से। सो ये सारी चीज़ें, फिर क्लाइमेट चेंज एंड ड्रॉट्स, इसका भी फैक्टर लिख कर आओ वहाँ पर। और साथ ही जो एंक्रोचमेंट हो गई वेटलैंड्स पर, जैसे चेन्नई के केस में, मुंबई के केस में, इसकी वजह से क्या होगा? वो जो हमारा ग्राउंड वाटर है पर्कुलेट नहीं होगा और वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। अगेन लेवल डिप्लीट होता रहेगा। सो ये सारे हम चीज़ें लिखेंगे, एंड उसके बाद क्या-क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है या गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं वो सब दिया हुआ है, कि एग्रीकल्चर में माइक्रो इरिगेशन करो, वाटरशेड मैनेजमेंट करो, ठीक है? फिर कौन-सी स्कीम चलाई थी हमने? अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर, जल शक्ति अभियान, सब चीज़ें इसमें लिख कर आओ। ऐसे ही स्टेट वाइज़ अगर हम स्कीम्स देखें तो कौन-सी स्कीम थी पंजाब की? पानी बचाओ, पैसा कमाओ। यही था कि जितनी वो सेविंग थी वाटर से लिंक कर दिया ताकि उसमें इंसेंटिव दे रहे थे। सो ये सारी चीज़ें विद गवर्नमेंट स्कीम्स सब लिख कर आनी है, एंड दीज़ आर ऑल गिवन डायरेक्टली इन द नोट्स। सिंपल अपना 1-2 पेज के 2 पेज के नोट्स आएँगे, उतना ही पढ़ना है इसमें। उसके बाद भी फर्दर अगर स्पेस बचती है, सो व्हाट यू शुड हैव डन इज़ फर्दर क्या मेजर्स लेने की ज़रूरत है, वो लिख देना चाहिए हमेशा। वे फॉरवर्ड एक जीएसवी में लिख देना चाहिए, या सॉल्यूशंस लिखने देने चाहिए। और अगर ये सब चीज़ें ऑलरेडी पूछी हैं, चैलेंजेस नहीं पूछा, तो लास्ट में चैलेंजेस लिख देने चाहिए। और ये पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कम हो रही है, इसका ग्राफ बनाकर दिखा दो। नाउ आई आई एम प्रीटी सर्टेन कि 99% बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया होगा, प्रीटी श्योर। फिर कंक्लूजन ये रही, एसडीजी 6 मीरशा कमेटी, जन भागीदारी, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, इसके साथ लिंक कर कर बना दो अपना। तो ये सारे कीवर्ड्स, डेटा, ग्राफ ये सब नहीं डालोगे तो फिर वो जनरल बन जाता है आंसर। इसीलिए जीएसवी में स्कोर्स नहीं आते, बिकॉज़ जनरल पॉइंट्स हम लिखते हैं, अब उसको जनरल से स्पेसिफिक अच्छे एग्ज़ाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स, कीवर्ड्स ही बनाते हैं। ये चीज़ें बनाती हैं। सो दोनों का राइट बैलेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर्स, एंड ऑल दीज़ थिंग्स हैव बीन प्रोवाइडेड इसीलिए नोट्स में, ताकि और कहीं जाना ही ना पड़े इस टॉपिक को कवर करने के लिए। सब चीज़ें तो हैं। और कुछ चाहिए ही नहीं इस आंसर में। नथिंग एल्स इज़ नीडेड। कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई कंपाइलेशंस नहीं लगानी, कुछ भी नहीं। बस ये 2 पेज पढ़ते हो गया था ये। इट वाज़ एज़ सिंपल एज़ दैट। अब कुछ इनडायरेक्ट भी और क्वेश्चन थे, जैसे सी वाटर इंट्रूजन वाला, कोस्टल एक्वीफायर्स। ये कोस्टल इरोजन से लिंक कर कर इसका आंसर लिखना पड़ेगा, और सी लेवल राइज से लिंक कर कर लिखना पड़ेगा कि सी वाटर इंट्रूजन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके सारे कॉजेज़ बता दो। सबसे पहले कॉजेज़ उसके एड्रेस कर कर बता दो, क्या-क्या कॉजेज़ हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, हमारा अर्बनाइज़ेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रही है, पोर्ट्स एसईज़ेड्स बना रहे हैं हम, उसकी वजह से मैंग्रोव्स एटसेट्रा को हम हटा रहे हैं। बिकॉज़ मैंग्रोव्स क्या करते हैं? बायोशील्ड्स, किडनीज़ की तरह साथ में वो काम करते हैं। ऑलराइट? सो ये सब चीज़ें लिखेंगे, कैसे हमारी कोस्ट इरोड हो रही हैं। फिर इल्लीगल सैंड माइनिंग, सारे फैक्टर्स इसमें जो हमने कोस्टल इरोजन वाले में पढ़े थे, वो भी इसमें आ सकते हैं। ऑलराइट, बट दिस वाज़ इनडायरेक्ट, मोर और लेस, और कंटेंट के बेसिस पर इसको लिख सकते थे। फिर रेमेडियल मेजर्स क्या करने की ज़रूरत है? तो इसी का ऑपोज़िट कर दो। मैंग्रोव्स हटा रहे हैं तो मैंग्रोव्स उगाओ, क्लाइमेट चेंज के लिए एडैप्टेशन करो, मिटिगेशन मेजर्स पे फ़ोकस करो, ग्राउंड वाटर का ऑप्टिमल यूटिलाइज़ेशन करो, एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज़ लेकर आओ,
माइक्रो इरिगेशन पे फोकस करो। फिर अनचेक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोको। सीआरजेड, इनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है। सो स्कीम का इनिशिएटिव का मेंशन करो, इको सेंसिटिव जोन्स पे फोकस करो एंड बहुत सारे इसमें पॉइंट्स आ सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इनडायरेक्ट अप्लाइड क्वेश्चन था जिसमें कंटेंट के बेसिस पर बन सकता था आंसर। नाउ एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द फार्मर्स ऑन द सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब ये हमने आखिरी में कितनी बार पढ़ा था। कोई अब सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, एक बार अगर एग्रीकल्चर समझ में आ गया ना तो ये क्वेश्चन आंखें बंद करके बता सकते हो। अब पिछली बार भी 23 में भी उसने पूछा कि मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर चॉइसेस कैसे शेप कर रही हैं कि फार्मर क्या उगा रहा है। तो जो मेजर क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला टॉपिक है उससे आया ये क्वेश्चन। ऐसे ही राइस व्हीट सिस्टम है, वो गव तो फार्मर्स कोई भी क्रॉप क्यों उगाएगा, वो रीज़न सोचो कि भाई उसकी मार्केट में डिमांड होगी, उसको प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगी जिससे उसको पैसा मिले और तभी तो वो उगाएगा ना। तो बस वही बेसिस पर हमें पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। अब जैसे मार्केट कंडीशन वाले पॉइंट्स दिए थे नोट्स में कि पंजाब फार्मर ने अब हाई वैल्यू क्रॉप्स में क्या होगा, हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, उसके साथ-साथ और भी चीज़ें आ जाएँगी। मतलब स्टेपल क्रॉप से बियॉन्ड जाकर हाई वैल्यू क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर, फ्लावर्स, बाकी सारी चीज़ें, फ्रूट्स, सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो क्या करना शुरू कर दिया, बेबी कॉर्न, घिरकिन, एफपीओज़ के साथ टाई अप किया, उनको ज़रूरत है, तो उगाना शुरू कर दिया। सपोर्ट मिल रहा है, उनको पता है कि कोई खरीदने वाला है, मार्केट एक्सेस बढ़ रही है। फिर ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, इसकी वजह से क्या हुआ? इमीडिएट उनकी डिमांड भी बढ़ गई और इनकी जो पेरिशेबल्स हैं, इनकी लाइफ कम है, सो दैट कैन बी टैकल्ड। साथ-साथ उनका कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो भी प्रोवाइड कर रहा है, सो ईज़िली ये उगा सकते हैं, वो 6 महीने तक स्टोर कर कभी भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स इम्प्रूव, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया, जो फर्दर इन्हें सपोर्ट कर पा रहे हैं। एंड अगेन और क्या होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई। तो इनपुट साइड से क्या-क्या बेनिफिट हो रहे हैं और आउटपुट साइड से डिमांड पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें सोचो। तो पूरी लाइफ साइकिल सोचो कि उगाने के लिए इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है, भले ही एमएसपी भी दे रही है या और कोई प्राइस सपोर्ट स्कीम्स लेकर आ रही हैं, वो लिख दो। फिर मार्केट, सप्लाई चेन, हर जगह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब जैसे फ्लोरिकल्चर एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये अच्छा पॉइंट्स बन जाएगा। अब एलोवेरा, लेमन ग्रास क्यों उगा रहे हैं? कॉस्मेटिक्स में पतंजलि एलोवेरा का फेस वॉश बनाकर बेच रहा है। हर किसी को एलोवेरा चाहिए आज। सो इसीलिए फार्मर भी ऑब्वियसली उगाएगा। ही नोज़ कि खरीदने वाला है, प्रॉफिट है। ऐसे ही ब्रोकोली, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरीज़ सबने उगाने शुरू कर दिए। अब ये पर्टिकुलर जब एग्ज़ाम्पल लिख कर आओगे ना तब एग्ज़ामिनर को मज़ा आएगा। अंडरस्टूड? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऐप्स, स्टार्टअप्स आ गए जैसे निंजा कार्ट, वो डायरेक्टली फार्मर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं सप्लाई चेन में। अर्बन एरियाज़ में डिमांड आ रही है फ्लावर्स, एक्सोटिक वेजिटेबल्स की, जो फुलफिल कर पा रहे हैं अपने ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स, ई-कॉमर्स की हेल्प से। ऐसे ही जो पैटर्न है कंज्यूमर की चॉइस है, फ़ोम टू फा सॉरी फार्म टू फोक, फोक टू फार्म हो रहा है। प्रोटीन की डिमांड है तो ब्रोकोली पल्सेस भी उगाने शुरू कर दिए उन्होंने। बेसिल ओरिगेनो उगा रहे हैं वो। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में डिमांड है, तो बेसिल ओरिगेनो उगाना शुरू कर दिया। सो ये सारे फैक्टर्स ही हमारे शेप करेंगे और 10 मार्कर का है, बहुत अच्छा इसमें आंसर बनाकर लिख सकते हो। ऑलराइट? तो ऐसा कर सकते हो, इसको इनपुट सपोर्ट दिखा सकते हो, फिर सप्लाई चेन दिखा सकते हो, मार्केटिंग दिखा सकते हो और डिमांड लिंक दिखा सकते हो। सब हेडिंग में भी बनाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, एल्स यू कैन डायरेक्टली राइट द पॉइंट्स। बट सारे एग्ज़ाम्पल्स इतने अच्छे-अच्छे, ये एरोमेटिक, लेमन ग्रास, एलोवेरा, ये जब तक लिख कर नहीं आओगे उसे मज़ा नहीं आएगा एग्ज़ामिनर को। रिलायंस फ्रेश, बिग बास्केट, ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ऑलराइट, तो यही सारे इसके रीज़न्स हैं। यही लिखना है इसमें। दिस इज़ द थिंग, और इतना ही तो पढ़ना था। अब ये पीवाईक्यू से ही उन्होंने थीम उठा के चेंज किया है इस क्वेश्चन को। अगर पीवाईक्यू एनालाइज़ किए होते तो कर सकते थे ये। एंड अगेन दिस वाज़ डन नोट्स में दिया हुआ था। फिर चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी? अब क्लीन टेक्नोलॉजी में सारी टेक्नोलॉजी लिख दो। ईवी, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, जो नॉन फॉसिल लिखना चाहते हो, सोलर, रिन्यूएबल, सब लिख कर आओ। ठीक है? कैसे एनर्जी इंडिपेंडेंस आएगी वो लिख कर आ जाओ। फिर उसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली कैसे इसमें रोल प्ले करेगा।
सो बायोटेक्नोलॉजी को एनर्जी इंडिपेंडेंस से लिंक करना था। सिमिलर क्वेश्चन उन्होंने पूछा था 24 में, आई गेस 23 या 24 में पूछा था कि बायोटेक्नोलॉजी फ्यूल शॉर्टेज को कैसे टैकल कर सकते हैं उसकी हेल्प से। तो वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर नहीं आ सकते क्या? एनर्जी सिक्योरिटी में तो ऑब्वियसली वो आएंगे ही आएंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या होगा? बायो इथेनॉल आएगा। अभी जो E20 का गडकरी जी ने हल्ला मचाया हुआ है, वो सब चीजें इसमें लिख दो। बायो इथेनॉल आएगा, बायोडीजल बना सकते हैं, फिर माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स आएंगे हमारे, जो क्लीन एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी में हेल्प कर रहे हैं, बायोमास, बायोगैस, ऑलराइट, सिंथेटिक बायोलॉजी, जीएम माइक्रोब्स, ब्यूटेनॉल प्रोडक्शन, कार्बन कैप्चर कर रहे हैं, माइक्रोब्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू यूजेबल फ्यूल्स। ये सारे पॉइंट्स अगर पिछले साल का पीवाईक्यूज एनालाइज किए होते, सो दिस वुड हैव बीन वेरी इजी फॉर यू। ऑलराइट, एंड ये डायरेक्टली इसका जो सेकंड पार्ट था वो सिंपल नोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो इसीलिए आई एम अगेन सेइंग कि जीएस रीमेक क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पाना इज वेरी वेरी इजी। एंड जो नोट्स हैं, जो सीरीज है, उनकी कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी हाई जीएस री के लिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इस इंडस्ट्री में। कॉस्ट बेनिफिट देखो, डायरेक्ट हिट रेट देखो इनका कितना बन रहा है, और कितना कम पड़ना है और डायरेक्टली वो चीज अप्लाई हो पा रही है। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं। आई एम नॉट गिविंग यू खाली नक्सलिज्म पर 50 पेज दे दिए, 2 पेज दिए, 3 पेज दिए, दैट इज इनफ, उससे पूरा आंसर बन रहा है। और पीवाईक्यू ड्रिवन है, सिलेबस ड्रिवन है, दैट इज द प्लस पॉइंट। सो अगर खुद भी पढ़ रहे हो तो हमेशा ऐसे ही पढ़ना, एंड करंट भी इसमें लिंक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। ऑलराइट, तो इसीलिए जीएस3 में हिट रेट सबसे ज्यादा बैठती है इन नोट्स की। बाकी में भी है, एंड देयर हैव बीन सर्टेन मिसेस टू, ऑलराइट, बट दैट्स हाउ वी लर्न। नए क्वेश्चन भी वो बनाएंगे, बट अगेन इतने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आना एंड उसे अप्रोच कर पाना विद दीज अपने लिमिटेड नोट्स, इसके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है, एंड कॉस्ट बेनिफिट इज वेरी वेरी हाई। कंपेयर करें अगर और अदर जो सोर्सेज हैं मार्केट में, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके कंपैरिजन में इसका कॉस्ट बेनिफिट इज अगेन वेरी वेरी हाई। इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, खुद से भी एनालाइज कर कर एक बार देख लेना। एग्रीकल्चर की वीडियो देख लेना जो डाली हुई है पिछली बार की, इस बार ही इनफैक्ट डाली थी वो 2-3 महीने पहले। सो देख लेना, सारे आराम से आंसर कर पाओगे वो वीडियो समझकर, नोट्स के दम पर। ऑलराइट, सो दिस इज इट, एंड दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। और अभी तो इसमें हमने इकोनॉमी कवर भी नहीं किया था। अगर इकोनॉमी कवर करते तो और ज़्यादा हिट बैठता है। बट वो भी आने वाली लेक्चर्स में, वीडियोस में, इन द न्यू बैच वी विल बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस। एंड वही अगेन हमारा ये अप्रोच रहेगी, पीवाईक्यू ड्रिवन, सिलेबस ड्रिवन, एंड जो करंट इंपॉर्टेंट है आ सकता है उसके साथ लिंक कर कर। एंड दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। पीवाईक्यू को ही अपना सबसे इंपॉर्टेंस देनी है। ऑलराइट, तो हमेशा पढ़ते हुए ध्यान रखना, अभी भी मैं कह रहा हूँ, खुद से भी पढ़ रहे हो तो पीवाईक्यू पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। एक्सप्लेन्ड करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर रेफर करो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड। ऑलराइट, एंड वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच अपना 2026 के लिए। वो बैच स्टार्ट होगा हमारा अभी सितंबर में ही। जब मेंस 2025 कंप्लीट हो जाएगा, उसके विद इन 1 वीक वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर 2026। सो स्टे ट्यून्ड, अ लॉट मोर थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। बहुत सारी नई चीजें लेकर आएंगे, एंड सी यू सून। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।